नमस्कार दोस्तों, मैं करम सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद करम में। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, और इस संवैधानिक विकास के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। इससे पहले हमने 3-4 अधिनियम पढ़ चुके हैं। जैसे कि सबसे पहला अधिनियम पढ़ा था हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद हमने पढ़ा 1781 का संशोधन अधिनियम। फिर हमने पढ़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, विलियम पिट्स से रिलेटेड था। उसके बाद हमने पढ़ा 1786 का कार्निवालिस से रिलेटेड जो अधिनियम था। कार्निवालिस ने जो 2 शर्तें मांगी थी उनसे संबंधित अधिनियम था। और उसके बाद पढ़ा हमने 1793 का चार्टर्ड अधिनियम, जिसमें कंपनी का 20 वर्ष का व्यापार का जो एक अधिकार था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, और कंपनी के अधिकारियों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई थी। अब में भारत के अंदर या पड़ोसी देशों के अंदर लाइसेंस के साथ व्यापार कर सकते हैं भारतीय अधिकारी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। ये अधिनियम बहुत ही वैसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन में यूरोप के अंदर बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी, और उन गतिविधियों का परिणाम ही यही था कि ये प्रावधान आया उन गतिविधियों से संबंधित। जो बैकग्राउंड में 20 साल में जो हुआ, जो 20 साल के अंदर इंग्लैंड में जो हुआ, जो गतिविधियां चल रही थी, उनका प्रभाव इस प्रावधान यानी कि 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के प्रावधानों में दिखाई पड़ता है। अगर हमने 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के जो प्रावधान है उनको समझना है, याद रखना है, तो उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि इससे अधिनियम से पूर्व की स्थिति भारत में और ब्रिटेन में क्या थी। वैसे इस अधिनियम में जो भी प्रावधान है वो मैक्सिमम जो है ब्रिटेन की स्थिति से ही संबंधित है। ब्रिटेन में क्या स्थिति चल रही थी, यूरोप में क्या स्थिति थी, उसका प्रभाव 1813 के चार्टर्ड के प्रावधानों में दिखाई पड़ता है। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले तो उसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे इसके प्रावधान क्या थे 1813 के चार्टर्ड के। 1813 के चार्टर्ड के प्रावधान के बाद देखेंगे कि इसका महत्व क्या था, इसकी क्या कमियां थी, और 1813 के चार्टर्ड से जो मेंस के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको लिखवाऊंगा, उसको आंसर करने की आप कोशिश करना। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में से रिलेटेड कोई बन सकते हैं मेंस के अंदर, उसको ट्राई करना आप लिखने की। जैसे भी लिखो, लिखना ज़रूर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम से संबंधित अगर हम बात करें कि ब्रिटेन में क्या चल रहा था, 1780 के आसपास औद्योगिक क्रांति आती है। यानी कि औद्योगिक क्रांति बड़े लेवल पर बहुत सारे उत्पादों का उत्पादन होता है, मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है, और मजदूरों की सहायता से बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है। और उस उत्पादन इतना होता है कि उसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है, तो ये क्यों, और कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों चीज़ों की बढ़ती मांग थी औद्योगिक क्रांति की, कि बाजार की मांग इसलिए क्योंकि अगर उत्पादित माल को बेचेंगे नहीं तो नया माल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बाजार की जरूरत होगी। बाजार इंग्लैंड में थोड़ा छोटा था, तो उसको लिए बाहरी देशों से संपर्क करना पड़ेगा व्यापार के लिए। तो औद्योगिक क्रांति आई वह इंग्लैंड में, और यह यानी कि इंग्लैंड में, और उसने बाजार की मांग को बढ़ा दिया। इसलिए उसके बाद दूसरा, ब्रिटेन में खुली और व्यापार नीति। ब्रिटेन में अधिक खुली और व्यापार नीति की बढ़ती मांग। ब्रिटेन के अंदर सरकार पर दबाव बन रहा था कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट व्यापार की नीतियों को मुक्त करे, उन पर जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनसे मुक्त किए जाए ब्रिटेन की जनता को, ब्रिटेन के व्यापारियों को, और किसी के भी साथ व्यापार करने की उनको अनुमति हो। दूसरा एक स्थिति ये थी यूरोप के अंदर, जो नेपोलियन युद्धों से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था थी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ऐसा नेपोलियन ने एक व्यवस्था स्थापित कर दी थी पूरे यूरोप के अंदर, कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेज सिस्टम। यानी कि यूरोप, अगर आप
विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो कहा जाता है, अगर आपने विश्व का इतिहास पढ़ना तो आप यूरोप का इतिहास पढ़ लीजिए। अगर आपने यूरोप का इतिहास पढ़ना है तो आप फ्रांस का इतिहास पढ़ लीजिए, यानी कि नेपोलियन के टाइम का इतिहास पढ़ लीजिए। नेपोलियन का पूरे यूरोप पर इतना प्रभाव था कि पूरे वर्ल्ड पे में अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात की जाए तो यूरोप के अंदर जो नेपोलियन का टाइम था उसका इतिहास पढ़ लीजिए। तो नेपोलियन ने यूरोप के अंदर एक ऐसी स्थिति स्थापित कर दी थी जिसको नाम दिया गया था कॉन्टिनेंटल ब्लॉकेज सिस्टम, यानी कि उसने ब्रिटेन पे ऐसा शिकंजा स्थापित कर दिया कि ये देश चेतावनी दी कि ब्रिटेन के अंदर अगर कोई भी देश, यूरोप का कोई भी देश ब्रिटेन के साथ व्यापार करता है तो हम उस पर आक्रमण करके उस पर अतिक्रमण कर लेंगे, यानी कि उसको अपने अंडर ले लेंगे। इससे क्या होगा कि यूरोप के जो देश थे अन्य, उन सब का ब्रिटेन के साथ व्यापार क्या हो गया, बाधित हो गया। और औद्योगिक क्रांति के लिए बाजार की जरूरत है, उन्हें अपने कच्चा माल लाने के लिए या बना हुआ उत्पादित को सेल करने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। तो औद्योगिक नेपोलियन के इस प्रभाव से ब्रिटेन में बहुत अधिक दबाव पड़ गया व्यापारियों का, उद्योगपतियों का, कि अब हम अपना माल कहाँ बेचें, कैसे बेचें। दूसरा, ब्रिटेन में जो कंपनी की स्वायत्तता की सीमित करने का राजनीतिक दबाव बना जा रहा था। क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो सांसद थे या जो जनता थी और कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार ने कंपनी को जो स्वायत्तता दे रखी थी, जो 1793 के एक्ट में जो मैंने बताया था कि कंपनी को 20 वर्ष के लिए एक अधिकार दे दिया था व्यापार का पूर्व के देशों के साथ करने के लिए, उसको स्वायत्तता दी गई थी। तो उसको भी राजनीतिक पार्टियां उस कंपनी की जो स्वायत्तता थी उसके को कम करने का दबाव ब्रिटेन गवर्नमेंट पे बना रही थी। सेकंड, जो सांसद थे ब्रिटेन में, उनका मानना था कि कंपनी का प्रशासन भ्रष्ट है और असक्षम है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भ्रष्ट शासन और असक्षम है क्यों? क्योंकि कंपनी के जो भी अधिकारी होते थे वे सब के सब क्या होते थे, देखा जाता है कि वे वहाँ से भारत से आते हैं और बड़े रिच हो जाते हैं, बहुत पैसा कमा के लाते हैं, बहुत ही संपत्ति जोड़ते हैं इंग्लैंड में आके। और असक्षम इसलिए कि डे बाय डे कंपनी के साथ भारत के अंदर जो है युद्ध हो रहे थे और समस्या बढ़ रही थी कंपनी की। तो उनका सांसदों का मानना था कि भारत के अंदर जो अधिकारी है, जो कंपनी है भारत में, उसके अधिकारी भ्रष्ट है, प्रशासन में भ्रष्ट है। वो साम दान दंड भेद से किसी भी तरह से संपत्ति अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं, शोषण करते हैं जनता का। और तभी तो भारत में वो ब्रिटेन में आकर रिच हो रहे हैं। ठीक है, तो उनका तो मानना था कि प्रशासन जो है कंपनी का बहुत ही भ्रष्ट असक्षम है और डे बाय डे युद्धों में उलझा रहा है। सेकंड, ईसाई प्रचारक भी ब्रिटेन की गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे थे कि हमें भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बाहरी देशों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए, बाहरी देशों में जाना चाहिए ताकि हम ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करें। और इसे मानने वाले न केवल ब्रिटेन में हो, यूरोप में हो, बल्कि अन्य देशों में भी ईसाई को धर्म को मानने वाले लोग हो। तो इनका भी दबाव बन रहा था कि हमें भी बाहरी देशों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए। और ये भी ब्रिटेन गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे थे कि हम भी भारत यानी कि पूर्व के देशों के साथ अपना ईसाई धर्म के प्रचार के लिए जाना चाहते हैं। इससे पहले दूसरी स्थिति ये थी कि इससे पहले जो भी अधिनियम आए थे, चाहे वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, उसके बाद संशोधन अधिनियम या पिट्स एक्ट या एक्ट, ये इन दोनों ही अधिनियमों ने क्या किया, कंपनी का जो क्षेत्र, कंपनी का जो प्रभाव था उसको प्रभाव को कम कर दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रभाव क्या बढ़ता रहा। ठीक है, क्या है, इन अधिनियमों ने क्या किया, कंपनी के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रभाव कंपनी पर, यानी कि ब्रिटिश अधिकारी क्षेत्र भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रभाव ज़्यादा रहा, इनका बढ़ता रहा। कंपनी का प्रभाव कम होता रहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना प्रभाव बढ़ाती रही धीरे धीरे। सेकंड, 1793 में एक प्रावधान दिया गया था कि कंपनी पूर्व भारत के साथ
20 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया गया था व्यापार का। 20 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार बढ़ा दिया गया था। और 1813 में ये 20 वर्ष पूरे हुए तो 1813 20 साल के बाद एक अधिनियम लाना भी था। तो इसका भी 20 साल के बाद अधिनियम आया 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। तो यानी क्योंकि 1793 के जो चार्टर्ड एक्ट था उसको रिन्यू भी करना था। तो ये सब स्थिति 1813 के चार्टर्ड से पहले बनी हुई थी। नंबर 1, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी इंग्लैंड में 1780 के आसपास। उसके लिए बाजार की आवश्यकता थी, कच्चे माल की आवश्यकता थी, बने हुए माल को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, जो कि ब्रिटेन के पास नहीं था। यूरोप बंद कर दिया था नेपोलियन ने, पूरे यूरोप पर कब्जा हो चुका था। दूसरा, व्यापारी गवर्नमेंट पर दबाव डाल रहे थे कि हमें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी जाए, कंपनी की जो स्वायत्ता है उसको सीमित किया जाए। और यूरोप के यूनियन के की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। बाजार की मांग बढ़ रही थी, औद्योगिक क्रांति हुई था, बाजार की मांग बढ़ रही थी। सेकंड, ईसाई अपना धर्म प्रचार के लिए भी दबाव डाल रहे थे कि हम भी पूर्व के देशों के साथ अपने धर्म को प्रचार करना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं, ताकि उधर भी मतलब अन्य देशों में भी हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, वहाँ भी ईसाई धर्म को मानने वाले हो। दूसरा, 1793 का जो चार्टर्ड एक्ट है उसको भी रिन्यू करने का टाइम आ गया था। तो ये सब स्थिति बनी हुई थी 1813 के चार्टर्ड अधिनियम से पूर्व। तो देखते हैं कि 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे। अब प्रावधानों की बात करते हैं, इसके बाद इस महत्व की बात करेंगे, क्या महत्व रहा इसका, और फिर इसमें कुछ जो कमियां थी उसको भी देखेंगे कि किन किन कमियों के कारण ये बात पर क्या क्या प्रभाव डाल सके। तो बात करते हैं प्रावधानों की। तो बात करते हैं 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के जो प्रावधान है वे कौन कौन से प्रावधान है। जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रावधान जो पृष्ठभूमि है 20 साल में जो इंग्लैंड की पृष्ठभूमि है उससे ही संबंधित है। पहला प्रावधान यह है कि भारत पर जो कंपनी का व्यापार का एकाधिकार था वो समाप्त कर देगा। भारत पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर देगा। अगर एकाधिकार समाप्त कर देगा, बट एक व्यवस्था ये थी, एक कंडीशन ये रख दी गई कि चाय और अफीम का जो एकाधिकार था व्यापार का वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा देगा चाइना के साथ। 1793 के एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कि भारत के अंदर जो कंपनी काम कर रही है उसके अधिकारी व्यापार कर सकते हैं लाइसेंस के द्वारा। तो भारत और चाइना के बीच व्यापार स्टार्टिंग करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। भारत से चाइना ले जाते हैं और चाइना से अफीम भारत ले आते हैं, ये व्यापार स्टार्टिंग करते हैं। तो 1813 के जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें कंपनी को जो 20 वर्ष का व्यापार का अधिकार देगा था वो तो कर देगा समाप्त। अब ब्रिटेन के व्यापारी बिजनेसमैन कोई भी भारत या पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। बट एक कंडीशन थी कि भारत कंपनी को ये एक अधिकार दे देगा था कि कंपनी जो है भारत और चाइना के साथ 20 वर्ष के लिए चाय और चीन पर व्यापार का एक अधिकार देगा था कि भारत और चीन के साथ कंपनी ही व्यापार कर सकती है, न कि कोई और व्यापारी, ब्रिटेन का कोई और व्यापारी, ठीक है। तो सेकंड यह था कि व्यापार करने के लिए भारत पर अगर व्यापार करना है इंग्लैंड के व्यापारियों को तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। भारत के ब्रिटिश गवर्नमेंट से लाइसेंस लीजिए और जाइए भारतीय बाजार में व्यापार कर लीजिए, यानी कि व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य गतिविधियां आप भारत में कर सकते हैं, लेकिन इससे पूरा आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से। सेकंड, शिक्षा के लिए एक वित्तीय आवंटन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वित्तीय आवंटन किया और वो वित्तीय आवंटन था 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक प्रावधान किया कि हम जो है भारत के अंदर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से भारत में शिक्षा के लिए खर्च करेंगे, भारत में शिक्षा के लिए खर्च करेंगे।
जैसे कि एक्चुअली वे चाहते थे कि जो भारत है, जो भारत की जो शिक्षा पद्धति है, प्राचीन शिक्षा पद्धति है, उसको न करके आधुनिक शिक्षा पद्धति, ताकि वे भारतीय भी हमारी तरह सोचे, यानी कि रंग रूप से वे भारतीय हो लेकिन उनकी सोच, उनकी शिक्षा अंग्रेजी हो, यानी कि आधुनिक हो। इसलिए उन्होंने इस ओर कदम भी उठाया, और इस कदम उठाने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष भारतीय शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए अपने 1813 के चार्टर के अधिनियम में प्रावधान डाला। ठीक है। दूसरा, उधर ईसाई मिशनरीज ईसाई धर्म का प्रचार पर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव डाल रहे थे, तो ईसाई मिशनरीजों को भी अपनी गतिविधियों को करने की अनुमति दे दी गई। वे भी अपनी धार्मिक गतिविधियों को बढ़ा सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, भारत में आ सकते हैं, तो उनको भी आने की अनुमति दे दी गई। उनको वे भी यहाँ पर आकर अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तीसरा, एक और प्रावधान किया गया कि स्थानीय जो गवर्नमेंट थी, तो वो स्थानीय गवर्नमेंट स्थानीय लोगों पर क्या कर सकती थी, टैक्स जारी कर सकती थी, और उसको वसूल करने का अधिकार भी स्थानीय गवर्नमेंट को दे दिया गया। स्थानीय गवर्नमेंट टैक्स की कोई भी दर सेट कर सकती थी, उसको लगा सकती थी, और उसको वसूल करने का अधिकार था। अगर वसूल करने में कोई दिक्कत आ रही है, उसको दंडित करने का अधिकार भी स्थानीय गवर्नमेंट को दे दिया गया, स्थानीय गवर्नमेंट को दे दिया गया। वाणिज्य लेन देन और क्षेत्रीय राजस्व, जो व्यापारिक लेन देन था, यानी कि वाणिज्य व्यापारिक लेन देन था, और जो क्षेत्रीय राजस्व का जो पैसा था, उनके लिए दोनों के लिए अलग 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 खातों की व्यवस्था कर दी गई। यानी कि वाणिज्य लेन देन के लिए जो पेमेंट होएगी, जो भी पैसा आएगा, वो अलग अकाउंट में स्थापित होएगा, उसको अलग अकाउंट में शो किया जाएगा, और क्षेत्रीय राजस्व से जो पैसा आएगा वो अलग अकाउंट में दिखाया जाएगा। तो इसके इन दोनों अकाउंट को अलग अलग कर देगा। तो ये प्रावधान थे। नंबर 1, व्यापारियों के लिए भारत का रास्ता खोल देगा, लेकिन ब्रिटिश व्यापारी अगर भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो वे लाइसेंस के थ्रू भारत में व्यापार कर सकते हैं। लाइसेंस आपको गवर्नमेंट देगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से आप लाइसेंस लीजिए और व्यापार कीजिए। और कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार था भारत पर, वो समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ कंपनी का चाय और अफीम का जो व्यापार था एक अधिकार, वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एक तो ये प्रावधान था। सेकंड, शिक्षा के लिए इसमें एक प्रावधान किया कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए हर वर्ष दिए जाएंगे, जो भारत में शिक्षा को बढ़ावा देगा, आधुनिक शिक्षा को। तीसरा, ईसाई मिशनरियों के लिए गतिविधियों के लिए भारत का रास्ता खोल दिया गया। आप ईसाई मिशनरी भी अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वे यहाँ पर आ सकते हैं और अपने धर्म की खूबियों को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको अनुयायियों को बढ़ा सकते हैं। सेकंड, स्थानीय जो गवर्नमेंट थी, स्थानीय स्तर पर भारत के अंदर, उनको टैक्स जारी करने, टैक्स की दर को स्थापित करने, उसको वसूलने का अधिकार दिया गया, उसको दंडित करने का अधिकार दिया गया। अगर कोई वसूल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको को दंडित किया जा सकता है। सेकंड, वाणिज्य खाते और क्षेत्रीय राजस्व के खातों को अलग अलग कर दिया गया। ये प्रावधान थे 1813 के चार्टर्ड एक्ट में, जो कि पूर्व की स्थिति के से ही अनुकूल है, जो कि पूर्व की स्थिति से ही प्रभावित है। अब देखते हैं इस चार्टर्ड 1813 के चार्टर्ड का क्या महत्व रहा भारत के लिए, क्या महत्व दिखता है। नंबर 1, कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, और एकाधिकार समाप्त होया तो भारत में बहुत सारी व्यापारी आए और उन्हें व्यापार करना स्टार्टिंग कर दिया। वो किसके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में आ रहे हैं सारे व्यापारी और भारत में व्यापार कर रहे हैं। बस ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको व्यापार करना, एक अधिकार व्यापार का एक ही दिया। व्यापार कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन भारत में और भी व्यापारी व्यापार कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ था, चीन और अफीम के क्षेत्र में। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत पर निगरानी में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था व्यापार का, वो कम हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट का और अधिक फोकस भारत पर प्रभाव पड़ा। दूसरा, भारत के लिए जो आवंटित की गई थी शिक्षा के लिए जो पैसा आवंटित किया गया है, उसमें क्या होगा?
भारतीय शिक्षा, साहित्य और विज्ञान को क्या हुआ, उसको बढ़ावा मिला। उसको बढ़ावा हुआ, इस क्षेत्र में लोगों की जागरूकता बढ़ी और शिक्षित हुए। ये भी एक महत्व है। दूसरा, ब्रिटिश सामानों की जो भारत में वृद्धि हुई, ब्रिटिश सामान बन बनकर जो है जो औद्योगिक उत्पादन हुआ वो भारत में आने लगा। भारत में आने लगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो क्या हुआ कि सामान एक दूसरे के क्वालिटी बढ़ी, और क्वालिटी के साथ साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ने से वो उसकी कीमत भी कम होती है क्योंकि उन्हें सेल करना होता है। तो लेकिन इसका एक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा भारत पर कि जो भारत के जो वस्त्र उद्योग थे उनको थोड़ा सा नेगेटिव, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उनकी स्थिति में उनको बेचने में दिक्कत आई है। तो इस एक्ट ने ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को ज़्यादा महत्व दिया, केंद्रीकरण शासन प्रणाली पर जोर, सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। धीरे धीरे कंपनी का प्रभाव कम होता जा रहा है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत का जो क्षेत्र था, जो कंपनी का अधीन क्षेत्र था, उस पर अपना अधिकार बढ़ा रही है। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया और पूरी निगरानी अब अपने जो व्यापार होएगा, कंपनी भी करेगी व्यापार और अन्य व्यापारी भी व्यापार करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी निगरानी में करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की निगरानी में करेंगे। तो क्या हुआ कि भारत पर जो ब्रिटिश अधिकारित क्षेत्र था, ब्रिटिश के अंदर, कंपनी के अंदर जो भारत का क्षेत्र था, उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की निगरानी बढ़ रही है। निगरानी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, केंद्रीकरण आ रहा है। पूरे क्षेत्र पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी निगरानी बनाए हुए है ताकि व्यापार एक बिना रुकावट के चल सके। ठीक है, और इससे क्या होगा, शासन की प्रणाली में क्या होएगा, सुधार का मार्ग क्या होगा, सुधार का मार्ग प्रशस्त होएगा। जो भी कमियां हो रही थी शासन प्रशासन में, उनको सुधारने का मार्ग क्या होएगा, मार्ग प्रशस्त होएगा। पश्चिमी शिक्षा, सेकंड, पश्चिमी शिक्षा और ईसाई मिशनरी की शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। इससे भारतीय शिक्षा और संस्कृति पर क्या पड़ा, एक दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा मिला और ईसाई मिशनरी की जो शिक्षा थी उसका भी बढ़ावा मिला। लेकिन इसका एक कहा जाए कि भारतीय शिक्षा पर तो इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा और साहित्य पे भी इसका नकारात्मक पड़ा, क्योंकि ईसाई मिशनरी आ रहे थे तो वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और भारतीय जो धार्मिक व्यवस्था थी उसकी कमियों को उजागर कर रहे थे ताकि भारतीय लोग अपने धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना सकें। और साथ ही साथ उनकी बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है शिक्षा पर खर्च किए जा रहे थे ताकि उनको आधुनिक विज्ञान की शिक्षा दी जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, आधुनिक शिक्षा का बढ़ा दिखाया जाए ताकि वे मन बौद्धिक स्तर पर शिक्षित हो, आधुनिक शिक्षा से को ग्रहण करके और रंग रूप से वे भारतीय हो। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय संस्कृति पर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ा, साथ ही भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन आधुनिक शिक्षा पद्धति के क्षेत्र में ये एक अच्छा कदम था। ठीक है, दूसरा, इस अधिनियम ने सुधारों की नींव रख दी। क्यों रख दी सुधारों की नींव, क्योंकि कंपनी का प्रभाव बहुत हद तक कम हो चुका है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की निगरानी बढ़ गई है और प्रशासन में जो कमियां थी, जो चलाने में जो दिक्कत आ रही थी, उसको दूर करने का काम अब ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो ये 5-4 जो महत्व थे कंपनी के, 1813 के चार्टर्ड एक्ट के, इनको आप देख सकते हो। और अब देखते हैं कि इस अधिनियम में जो प्रावधान थे इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या नकारात्मक प्रभाव डाला भारत पर। नंबर 1, शिक्षा के लिए जो आवंटित राशि थी वो अपर्याप्त थी। इतने बड़े क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपए ऊँट के मुंह में जीरे का समान था। तो जो राशि दी गई है अपर्याप्त थी, तो इसके लिए इसमें ज़्यादा कोई अपर्याप्त थी। दूसरा, कंपनी के विशेषाधिकारों का बरकरार रहना। कंपनी के जो विशेषाधिकार थे अभी भी वे बरकरार थे, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगी हुई थी। ठीक है कि वो कंपनी का एक विशेषाधिकार दिया था कि कंपनी
जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जो अधिकारी थे उनको जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो भी बरकरार थे, उन पर कोई पाबंदी नहीं थी और उन्हीं विशेषाधिकार के साथ कंपनी अभी भी पूर्व की स्थिति की तरह ही व्यापार में लिप्त थी। ठीक है, तो ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं रहा, सॉरी, ज़्यादा तो कंपनी का जो क्षेत्र अधिकार था, विशेष अधिकार था, उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, वो ऐसे तेज बने रहे। सांस्कृतिक मूल्यों को थोपा गया इस प्रावधान के अंदर। भारत में ईसाई मिशनरी आए, उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी धर्म को थोपने का प्रयास किया और भारतीय संस्कृति और धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया ताकि वे ईसाई बन सके। प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण का अभाव रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बैठी है इंग्लैंड के अंदर, कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग कर रही है, क्योंकि प्रेजेंट में तो कंपनी का अधिकारी है ना भारत के अंदर। तो प्रत्यक्ष जो है गवर्नमेंट जो थी, प्रत्यक्ष नियंत्रण का अभाव रहा और कंपनी ही अधिक शक्तिशाली रही और अपनी शक्तियों का प्रयोग करती रही और कंपनी के अधिकारी को जो विशेष अधिकार थे उनका प्रयोग करते रहे, वे भारत के पर शासन करते रहे। स्थानीय उद्योगों को नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाइसेंस के थ्रू व्यापारियों को अनुमति दे दी कि व्यापार कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति थी, उसके जो उत्पादित माल था वो भारत आया और उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी, क्वालिटी में अच्छाई आई और जो उसकी कीमत थी उसमें भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी कि उसकी कीमत कम से कम रखी गई, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती है तो अच्छी क्वालिटी में कम कीमत में सामान मिल जाता है। लेकिन भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं थी, भारत में तो हस्त उद्योग थे, हाथों से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था, जो कि ब्रिटेन के जो कपड़ा था उसमें उसका कीमत जो थी भारत के निर्मित कपड़े से कम थी। तो इससे क्या हुआ कि जो भारत में औद्योगिक वस्त्र उद्योग था वो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसके वस्त्रों को भारत में बेचने में दिक्कत आने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे वे बंद होने की कगार पर चलने लगे। तो ये थे इसके महत्व और कुछ आलोचना, ये कुछ कमियां थी, इनको आप याद कर सकते हो, एक दो बार में रिपीट हो जाएंगे सारे, इनकी पूर्व की स्थितियों से ही संबंधित है। अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, मैंने लिखे हैं मेंस के कुछ क्वेश्चन, अब उनको देख लेते हैं। अधिनियम से संबंधित कुछ को लिख के आपको इनको लिखना है, 150 से 200 शब्दों के अंदर लिखना है। तो आपको अपने जो इसके की पॉइंट है उनको लिखना है, अपने इंट्रोडक्शन लिखना है, समीक्षा आप करोगे वो लिखना है आपको अच्छे से, और जो इसका मेन पॉइंट है, जो क्वेश्चन की डिमांडिंग है, उनको की पॉइंट है उनको जरूर लिखना है आपने। ठीक है, तो 150 से 200 शब्दों के अंदर अपने क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंग्लैंड में बढ़ते दबाव के कारण 1813 के चार्टर ने व्यापारियों के लिए भारतीय व्यापार का दरवाज़ा खोल दिया, समीक्षा करें। नंबर 2, 1813 का चार्टर अधिनियम भारतीयों के लिए फ़ायदेमंद रहा, समीक्षा करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, 1813 के चार्टर और कुछ नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य उत्पन्न प्रावधान थे, समीक्षा करें। ये 3 क्वेश्चन है, इससे आपका 1813 चार्टर अधिनियम जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और जिससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको राइट डाउन जरूर कर पाएंगे। तो ठीक है, आज का ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।